Okay, friends. So, good morning, good afternoon, good evening. Please accept my greeting as per the time that you started this video. मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नैसा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ और हमारा टैगलाइन है दैट वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट। ये प्री लाइसेंसिंग ट्रेनिंग है एडवाइजर्स के लिए IC38 की। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ने प्रिपेयर किया हुआ है और मैं इसको रन थ्रू कर रहा हूँ। बेसिकली करिकुलम इंडेक्स जो है IC38 का जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 इज कॉमन चैप्टर्स, 2 इज लाइफ इंश्योरेंस एंड 3 इज हेल्थ इंश्योरेंस। ये हमने ऑलमोस्ट अगर देखने जाएं तो वी हैव कंप्लीटेड टिल चैप्टर्स 18 एंड सेक्शन 3 में आज हम चैप्टर नंबर 19 कवर करने वाले हैं। मेरा सभी से एक ही निवेदन है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे है। मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आने वाली वीडियोस जितनी भी आपने अगर देखी हैं अगर आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आपके कमेंट्स रखना ना भूलें। देखिए खास मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो IC38 के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। तो तो शेयर ज़रूर करें और मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ या जो ये एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं और आपके कमेंट्स ज़रूर दें। तो वी मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 19 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। उसके पहले मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो खास आप यहाँ पे नोट करिएगा। ओके, सी इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया की थोड़ी बात करते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ESIC, right? So introduced by ESI Act 1948, all workers earning wages up to 15,000 are covered under the contributory scheme, wherein the employee and the employer contributes 1.75% and 4.75% of the payroll respectively, and state governments contribute 12.5% of the medical expenses. मतलब ये बेसिकली वर्कर्स के लिए हैं जो 15,000 का 15,000 तक के वेजेस कमाते हैं और उनके केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना वो 1.75% कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय को 4.75% कंट्रीब्यूट करना होता है और स्टेट गवर्नमेंट है जो 12.5% कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द मेडिकल एक्सपेंसेस। तो ये स्टेट की स्कीम है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की अगर बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954। ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, उनके डिपेंडेंट्स के लिए है, भले वो पेंशनर्स भी क्यों ना हो। मतलब उन्होंने नौकरी अगर उनका जो नौकरी का स्पैन खत्म हो गया और उसके बाद अगर वो पेंशन पे भी है, तो भी उनको ये बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, उनकी फैमिली को ये बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे सोसाइटी में PRL के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, बेसिकली दे आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके केस में वो बीमार पड़ते हैं या उनके घर वाला कोई भी बीमार पड़ता है, तो उनके एमपैनल डॉक्टर्स होते हैं, वो जाके उनको बताते हैं और उनको ट्रीटमेंट दी जाती है और उनको कुछ भी पैसा नहीं भरना होता है। तो द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज इज क्वाइट नॉमिनल, दो प्रोग्रेसिवली लिंक टू सैलरी स्केल। 15 रुपये से लेके 150 रुपये प्रति माह का वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। It covers all systems of medicine, emergency services in allopathic system, free drugs, pathology, radiology, domiciliary visits to serious ill patients, specialist consultations, etc. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में लागू पड़ती है। खास ध्यान रखिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग is a process of bringing illegal money into economy by hiding its इलीगल ओरिजिन। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कि भाई गैर कानूनी तरीके से पैसा जो कमाया जाता है और फिर उस पे जो टैक्स नहीं पे किया जाता है, तो वो सिस्टम में वाइट जो कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं और उसको रोकने की जो प्रक्रिया है उसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। द एक्ट टू कर्टेल वॉज पेंड इन 2002। ये एक्ट 2002 में आया था। एंड पर्सन फाउंड गिल्टी इज पनिशेबल फॉर 3 to 7 years। जो ये काम करता है उनसे उनको 3 से 7 साल की सज़ा दी जाती है और 5 लाख तक का उनको फाइन भी जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो मैं एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं अपने पे 3 लाख का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लिया। अभी किसी भी साल के अंदर अगर मुझे कोई सीरियस इलनेस आ जाती है या कोई बड़ा खर्चा हो जाता है, तो वो केस के अंदर 3 लाख तक का जो जितना भी खर्चा होगा वो मैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बेयर करेगी। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, फैमिली फ्लोटर में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे कवर हो जाते हैं। अ, तो उसके अंदर एक फ़ायदा, बच्चे अप टू एन एज ऑफ 25 कवर हो जाते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि भई अगर फैमिली में से कोई भी बीमार पड़ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना फैमिली फ्लोटर लिया और 5 लाख की रकम रखी, तो उसके अंदर जिस किसी को भी बीमारी होगी, तो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर तो 5 लाख तक का अगर 1 साल के अंदर मैं, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ चारों के चारों बीमार हो गए और से 5 टू 7 लैक्स का खर्चा हो गया, तो 5 लाख मेडिक्लेम कंपनी बेयर करेगी, 7 लाख सिंस खर्चा था तो 2 लाख मुझे बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ये फैमिली फ्लोटर हो गया। अभी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ होते हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं, तो वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आ जाता है। तो ऐसे ये भी हो सकता है कि जिनके बहुत रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल बैंक के केस में बात करें तो बैंक हैव कस्टमर्स जो उनके साथ सालों से जुड़े हैं। तो सालों से जुड़े हैं तो वो क्या करते हैं कि इन ऑर्डर टू बेनिफिट द कस्टमर्स और अपने कस्टमर्स को अपने अपने साथ जुड़े रखने के लिए भी उन पे इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो वो सारी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब ये जो मेडिक्लेम्स होते हैं ना, वो मेडिक्लेम से किस प्रकार के एक्सपेंसेस कवर होते हैं? तो एक तो देखिए आप बीमार पड़े हैं तो आपकी ट्रीटमेंट होगी, तो आपको उसके लिए हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आपको दाखिल करने से पहले जब ये पर्टिकुलर आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिम्पटम्स दिख रहे थे और उसके लिए जो भी रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाए हैं या जितने भी खर्चे हुए हैं उसके पहले, वो सारे प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंस में कवर होते हैं और हॉस्पिटल में आपने जितनी भी ट्रीटमेंट ले ली है, उसके बाद फ़ॉलो-अप कंसल्टेशंस भी होते हैं, फ़ॉलो-अप छोटे-मोटे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, तो छोटे-मोटे वो खर्चे भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन 30 डेज़ होता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन 60 डेज़ होता है। वैसे देखने जाएँ तो प्रैक्टिकली 30 डेज़, 60 डेज़ से आजकल ज़्यादा समय का प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन कवर होता है। लेकिन जब ये बुक्स लिखी गई होंगी तब प्रैक्टिस में 30 डेज़ और 60 डेज़ होंगे। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपके कौन से हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। तो प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंसेस। प्लस जनरली देखिए कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं जो डे केयर की होती है, तो वो डे केयर भी कवर इसमें हो जाती है। वरना जनरली देखने जाएँ तो एक पेशेंट को हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर द मेडिक्लेम एक्सपेंसेस। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो कवरिंग पर्सनल एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर। एज क्या है, 18 से 70 साल की उम्र के कोई भी व्यक्ति ये ले सकते हैं। 2 लाख का सम एश्योर्ड होगा। आपको पर एनम सिर्फ ₹12 का प्रीमियम पे करना है, दैट्स इट, राइट? तो अगर आपका कोई पर्सनल एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है तो फैमिली को 2 लाख का 2 लाख की रकम मिलती है और अगर उससे डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको वो रकम मिलती है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पीएमएसबीवाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल सम इंश्योर्ड और ₹30,000 पर बीपीएल फैमिली ऑन ए फैमिली फ्लोटर बेसिस। तो मतलब 30,000 तक का खर्चा स्पेशली बीपीएल फैमिली मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं, वो फैमिली के लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना है टू एन एक्सटेंड ऑफ ₹30,000 और ये फैमिली फ्लोटर है, मतलब घर में से अगर किसी को भी बीमारी होती है तो 30,000 तक का खर्चा ये पर्टिकुलर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से
उनको मतलब कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं और इंश्योरर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेसिस द कॉम्पिटिटिव बिडिंग। कॉम्पिटिटिव बिडिंग के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ये कौन से इंश्योरर के पास से ये करवाना है वो डिसाइड करती है। ग्रुप पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप पॉलिसी इज टेकन ओवर बाय अ ग्रुप owner who could be an employer, an association, a bank's credit card division, where a single policy covers the entire group of individuals. तो मतलब ये मैं ऑलरेडी आपसे एग्जांपल शेयर कर चुका हूँ। ऐसे ही कॉर्पोरेट फ्लोटर्स होते हैं। कॉर्पोरेट फ्लोटर और बफर कवर अमाउंट हेल्प्स मीट एक्सेस एक्सपेंसेस ओवर द एंड अबाउ द फैमिली सम इंश्योर्ड। तो ऐसे कॉर्पोरेट फ्लोटर्स भी लिए जाते हैं कि भाई आपको आप पे जो ऑलरेडी कवर है अगर उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस आता है तो कॉर्पोरेट फ्लोटर के द्वारा वो कवर किया जा सकता है। ओवरसीज मेडिक्लेम ट्रैवल पॉलिसीज प्रोवाइड कवर टू एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द एक्सपोजर ऑफ रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंट, इंजरी और सिकनेस ड्यूरिंग हिज स्टे वाइल दे आर ओवरसीज। मतलब अगर वो अगर इंडिया की बात करें और वो बाहर हैं और वो टाइम पे अगर उनको कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई या सिकनेस हो गया तो उसके लिए ओवरसीज मेडिक्लेम होता है। ऐसे ही कॉर्पोरेट फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का भी ऐसे ही एक कवर होता है कि जो जनरली कंपनीज लेती हैं अपने ऐसे एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो फ्रीक्वेंटली आउटसाइड इंडिया जाते हैं। तो उनको अगर वो टाइम पे कोई मतलब फिजिकली प्रॉब्लम होती है या उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अमाउंट यहाँ से कवर करी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 19। दो द ड्यूरेशन ऑफ द कवर ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस वुड वेरी from insurer to insurer and is defined in the policy, the most common cover is for dash pre-hospitalization. The pre-hospitalization is 30 days. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपको सिर्फ ये चीज़ें उसका रट्टा मारना है और आपके दिमाग में उसको सेट कर लेना है। एज पर IRDA गाइडलाइंस, a dash grace period is allowed for renewal of individual health policies. So it is grace period is basically 30 days in case of health insurance और लाइफ इंश्योरेंस में याद रखिएगा 1 month और 31 days। ये दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इट इज़ 1 month और 31 days और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इट इज़ 30 days। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the below statement is correct with regards to a hospitalization expense policy? Only hospitalization expenses are covered. Hospitalization as well as pre and post hospitalization expenses are covered. तो ऑप्शन नंबर बी है, एज आई टोल्ड यू कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तीनों एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे एक मेडिक्लेम में। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी। आंसर इज ए। मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में इट विल बी मोर्टालिटी एंड इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इट इज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब एक इंसान कितनी बार बीमार पड़ता है या पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the below statement is correct with regards to cashless services provided in health insurance? देखिए आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको बाकी ऑप्शंस आराम से पढ़ने हैं तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो पॉज पे रख देना है और आप आराम से वो पढ़ पाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि हमको ये वीडियो को थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाना है, और ट्रस्ट में आपको मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, बाकी के ए, बी और सी जो ऑप्शंस हैं उसमें रेंडमली ऐसे कोई स्टेटमेंट्स बना दिए गए हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। द इंश्योर्ड डज नॉट पे एंड द इंश्योरेंस कंपनी सेटल्स द बिल डायरेक्टली विद द हॉस्पिटल। ये बेसिकली कैशलेस की सुविधा होती है। कुछ नहीं होता है कैशलेस की सुविधा में। आप अगर बीमार पड़ते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई बीमारी हुई है, हमारे यहाँ पे स्टर्लिंग करके हॉस्पिटल है, मैं स्टर्लिंग में जाता हूँ, स्टर्लिंग में बोलता हूँ कि भाई मुझे बीमारी मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। डॉक्टर कंसल्टेशन होती है। डॉक्टर एक तो मतलब रूट कॉज निकालते हैं और फिर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करके मेरी इंश्योरेंस कंपनी को भिजवा देते हैं। एस्टिमेटेड खर्चा भी भिजवा देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वहाँ से उसका अप्रूवल दे देती है
और हमें सीधा सिर्फ हॉस्पिटलाइज होना है और कुछ नहीं करना है। हो सकता है 100-200 रुपए की अमाउंट पे करनी हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पे करना है और आपको मतलब ट्रीटमेंट लेके वापस आ जाना है। इसको कैशलेस की सुविधा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे हॉस्पिटल्स को अपने साथ जोड़ती है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो क्लेम्स क्लियर करती है, और तीसरी हॉस्पिटल्स होती हैं। तो उनको नेटवर्क प्रोवाइडर भी कहा जाता है और उनको उनको प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क भी कहा जाता है और उनको नंबर्स भी दिए जाते हैं, तो उनको पीपीएन कहा जाता है। तो पीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब नीचे चार स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट गलत होगा और बाकी के 3 सही होंगे। ग्रुप पॉलिसी के रिलेटेड है, तो एन एम्प्लॉयर कैन टेक ए ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉइज, ये सही बात है। ए बैंक कैन टेक ए ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स, ये भी सही बात है। अ शॉपकीपर मे नॉट बी एबल टू टेक, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको जनरली मिल गया है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ग्रुप पॉलिसी टेकन बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉइज कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। हाँ, तो ग्रुप पॉलिसी में नॉट ओनली सिर्फ एम्प्लॉय बट उसके फैमिली मेंबर्स को भी कवर किया जा सकता है, तो वो भी सही है। तो हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट ढूंढना था वो सी है। देखिए शॉपकीपर के केस में समझिएगा, बैंक के केस में है ना, कस्टमर्स के रिलेशंस बहुत लंबे समय तक चलते हैं बैंक के साथ। जबकि शॉपकीपर में केस में क्या होता है ना, जनरल वॉक इन्स होते हैं, राइट? तो और वो रैंडम चीज़ें लेके जाते हैं। अभी से फॉर एग्जांपल अगर बहुत रेगुलर कस्टमर है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे नीड टू एस्टैब्लिश समवेयर कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं और उसके बेसिस पे शायद वो प्रोबेबली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन वो जनरली किसके साथ होता है? तो बड़ी अ, जो इसको कहते हैं ना कि बड़े जो शॉपिंग मॉल्स में बड़ी जो लाइक डी मार्ट हो गया या रिलायंस फ्रेश हो गया, उनके अगर रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनके साथ रेगुलरली उनके वहाँ से ही अगर चीज़ें लेते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्ली वहाँ पे ये पॉसिबल हो पाए। बट जनरली शॉपकीपर के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो ग्रुप इंश्योरेंस ले सकें। Okay, guys. So on this note, chapter number 19 gets over here. Thank you so much. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। स्पेशली उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि जिनको IC38 के एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है। सब्सक्राइब बटन दबा के प्लीज़ 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 बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको आगे जाके बहुत सारी ऐसी वीडियोस हमारे ओर से जानने को मिलेगी which will give you a lot of knowledge to you related to the financial sector. At the same time, guys, आपके इम्पोर्टेंट हमारे लिए आपका आपका आपके जो कमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके कमेंट्स ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक ज़रूर आप दें। अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छे कमेंट्स दें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर पास ऑन करिएगा। दिस विल रियली हेल्प अस इम्प्रूव आवर प्रेजेंटेशंस एंड the delivery of the training. On that note, thank you so much. See you soon again in the next video.